मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और एंड तक आपको जरूर देखना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रधानमंत्री रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री है वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, क्योंकि भाग तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि भाग 5 था, जो सबसे बड़ा भाग था, और उसमें हमारे इन सब पदों का वर्णन है। जो राष्ट्रपति हमने पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति हमने पढ़ लिया, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, महान्यायवादी है, नियंत्रक और मालिका परीक्षक वगैरह है, और आगे भी जो भाग 5 में आएंगे जैसे अपना सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक और मालिका परीक्षक, वो सारे। लेकिन फिलहाल हम संघीय कार्यपालिका थी उसके पार्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो 2 पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तीसरा पार्ट आज हमने यहाँ शुरू किया है। तो आपको बताना है कि भारत में प्रधानमंत्री पद का जो प्रावधान है, यानी प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है, हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन बनता है। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद याद रखना है आपको 75। प्रधानमंत्री से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 75। अब आपको प्रश्न बताना है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है या मनोनीत होता है। याद रखना है आपको कि जो प्रधानमंत्री है ये नियुक्त होता है। नियुक्ति नहीं, प्रधानमंत्री है वो क्या होता है? नियुक्त होता है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता कौन है? प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? ये नियुक्त, निर्वाचित और मनोनीत वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में हमारे पूछा गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। कौन से अनुच्छेद के तहत? 75। अब किसको बनाएगा प्रधानमंत्री? क्या वो अपनी इच्छा से बनाएगा? इसके लिए प्रावधान है, देखो कि नियुक्ति है राष्ट्रपति जी के द्वारा की जा रही है, तो याद रखना लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, बहुमत प्राप्त दल के नेता को, बहुमत प्राप्त दल के नेता को पीएम बनाया जाता है। पीएम बनाया जाता है, समझ गए? लोकसभा चुनावों में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को ही राष्ट्रपति क्या बनाता है? प्रधानमंत्री। अब आगे ध्यान रखना, आप यहां लिखती हूं मैं, पीएम की सहायता के लिए, पीएम की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होती है नहीं? कौन से अनुच्छेद के तहत? इससे पहले का अनुच्छेद आएगा या इसके बाद का अनुच्छेद आएगा? हमारे लिए वही तथ्य इंपोर्टेंट है। 75 में प्रधानमंत्री के पद के बारे में है और पीएम की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। इस बात का जो अनुच्छेद है फ्रेंड्स आपको याद रखना है। इससे पहले वाला अनुच्छेद अपने को याद करना है। अनुच्छेद 74 में पीएम की सहायता के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया। अब आपको ये बताना है कि मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इस मंत्री परिषद की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? ये प्रश्न भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की है? राष्ट्रपति। तो मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन क्या करेगा वो? पीएम की सलाह से। राष्ट्रपति पीएम की सलाह से मंत्री परिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये लिखती हूं, विभागों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? मंत्री परिषद के सदस्य जिनको अपन मंत्री कहते हैं, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आपको बताती हूँ। मंत्री परिषद में जो विभागों का बंटवारा किया जाता है इसके लिए राष्ट्रपति उत्तरदायी नहीं है। इसके लिए कौन उत्तरदायी है? पीएम। तो अपने को याद ऐसे करना है कि पीएम की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। तो पीएम की सहायता के लिए जो मंत्री परिषद है उसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन सलाह किसकी लेगा वो? प्रधानमंत्री की। लेकिन उनके अंदर जो विभागों का बंटवारा किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? अपने प्रधानमंत्री के द्वारा। अब आगे देखो, मैं आपको बताती हूँ मंत्री परिषद किसके बारे में? मंत्री परिषद। देखो, एक तो होता है मंत्री परिषद और एक होता है मंत्रिमंडल। क्या होता है? मंत्रिमंडल। तो क्या ये एक ही चीज है या
लेकिन ऐसे पर्सन नहीं आते हैं हमारे एग्जाम में। यहाँ क्वेश्चनों का टाइप अलग होता है कि मंत्री परिषद में क्या शामिल है और मंत्रिमंडल में क्या शामिल है। तो यहाँ पर हमारे मंत्री परिषद का पहले हम इसी की चर्चा करते हैं। देखो मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं सामने लिख देती हूँ मैं। कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा है उप मंत्री। समझ में आ गया? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इसके साथ में ही आपको एक और चीज याद रखना है, पीएम। कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री किस में शामिल है? ये मंत्री परिषद में। और जो ये हमारा मंत्रिमंडल है इसमें केवल पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री, पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर के जो एक समूह बनेगा, जो एक संस्था बनेगी, उसको तो मंत्रिमंडल कहेंगे। पीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इन सबको मिलाकर के जो एक संस्था बनेगी उसको अपन क्या कहेंगे? मंत्री परिषद। समझ में आ गया? अब देखो इस मंत्री परिषद के आकार के बारे में भी चर्चा की गई है जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैं इधर लिख देती हूँ आकार। किसका आकार? मंत्री परिषद का आकार कितना होना चाहिए? मंत्री परिषद का जो आकार है, देखो 91वें संशोधन द्वारा 2003 में इसका आकार निश्चित किया गया है। 91वां संशोधन कब हुआ था? 2003। क्या किया गया? लोकसभा सदस्यों का 15%। कितना किया गया है? जो लोकसभा के टोटल सदस्य हैं उनका 15%। कि जितने लोकसभा की सीट हैं, जितने लोकसभा के सदस्य हैं उनका 15% अधिकतम है, ये किसके अंदर शामिल होगा? मंत्री परिषद में। किसमें शामिल होगा? मंत्री परिषद में। ये तो इसकी अधिकतम सदस्य संख्या है। ये 15% तो क्या है? अधिकतम। अगर अपने को न्यूनतम पूछ ले तो क्या करोगे? न्यूनतम पूछे तो क्या करोगे? मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा का 15% है, अधिकतम आ गया। और न्यूनतम कितना होना चाहिए? ये पर्सन भी आपके लिए विशेष इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूनतम जो सदस्य संख्या है वो 12। न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? 12। ये मंत्री परिषद का आकार चाहे लोकसभा में पूछे चाहे विधानसभा में पूछे, आपको यही याद करना है कि लोकसभा सदस्यों का 15% और विधानसभा सदस्यों का राज्यों में पूछे तो 15%। कब निर्धारित किया गया था? 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003। एक राज्य अपवाद है। एक राज्य क्या है? इसका अपवाद है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपवाद वालों की चर्चा भी मैं आपको बता देती हूँ और इसको आकार वाले को मैं दोबारा से भी बता दूंगी आपको। देखो आकार की हम यहाँ बात करेंगे मंत्री परिषद की, क्योंकि वो एग्जाम में कई बार आ भी चुका है और भविष्य में भी हम आशा करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हमें मिलेंगे और आगे इसको पढ़ने के बाद में हमारा वो एक भी क्वेश्चन है जो गलत नहीं होगा। तो आकार की बात मैं यहाँ कर ही देती हूँ दोबारा से। आकार किसका आकार? मंत्री परिषद का। देखो 91वां संशोधन, कौन सा संशोधन है? 91वां। कब हुआ था? 2003। 91वां संविधान संशोधन हुआ है 2003। क्या किया गया? दोनों लिख देती हूं मैं, लोकसभा या विधानसभा, दोनों की बात आ गई, राज्य की भी बात आ गई और केंद्र की भी। लोकसभा या विधानसभा सदस्यों का 15%। इस 15% में पीएम भी शामिल है और इस 15% में राज्यों में सीएम भी शामिल है। तो ये 15% तो क्या है फ्रेंड्स? अधिकतम। क्या है ये 15%? अधिकतम। यदि न्यूनतम सदस्य पूछ ले तो आप क्या करोगे? अभी बताया मैंने आपको, चाहे लोकसभा पूछे, चाहे केंद्र का मंत्री परिषद पूछे, चाहे राज्य का पूछे, न्यूनतम कितने होने चाहिए? 12। अब एक राज्य अपवाद है जहां 15% नहीं होता है, जहां मंत्री परिषद में 15% सदस्य शामिल नहीं होते हैं। वो राज्य कौन सा
अपवाद दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। अब दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो ध्यान रखना है आपको कि जो विधानसभा, दिल्ली की जो विधानसभा है, भारत की राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश का निकल गया मुझसे, अपवाद दिल्ली की विधानसभा है जो क्या है? अपवाद है। अब ये विधानसभा का मैंने आपको 15% बताया था, लेकिन यहाँ पर कितना होगा? 10%। विधानसभा का 10%। मंत्रिपरिषद में कितना शामिल होगा? विधानसभा का 10%। कहाँ? दिल्ली की विधानसभा में। और दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें कितने सदस्य हैं? 70। तो कितने मंत्री बनेंगे? 7। कितने मंत्री बनेंगे? 7। अब देख लीजिए वहां 7 व्यक्ति, और जिसके अंदर अपने मुख्यमंत्री भी शामिल है, यानी मुख्यमंत्री को छोड़ करके कुल 6 व्यक्ति और होंगे जो यहाँ मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। एक चीज आपको और याद रखनी है कि जो मंत्रिपरिषद है उसमें पीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव, जो कुछ साल पहले से एक नया पद जुड़ गया संसदीय सचिव, उसको भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है। तो ये मैंने आपको मंत्रिपरिषद का आकार है जो पीएम और सीएम की सहायता के लिए बनाया जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब वापस हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रधानमंत्री। अब मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 74, यानी अनुच्छेद 74 में ये लिखा है कि पीएम की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद के जो सदस्यों की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह से, और इनमें जो विभागों का बंटवारा किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनाएगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। अब देखो इधर लिख देती हूँ आपको, यदि कोई व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, सदन का सदस्य न हो, तो उसे पीएम बनाया जा सकता है। तो उसे पीएम बनाया जा सकता है। कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए? भाई सदन का सदस्य नहीं है तो लोकसभा की बात ही करेंगे अभी तो हम यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। वैसे 3-4 व्यक्ति अपवाद भी है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए पीएम बने थे। तो सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पीएम बनाया जा सकता है। कितने दिन के लिए? 6 माह। इस 6 माह के भीतर उसको किसी भी संसदीय सीट से चुनाव जीतना आवश्यक है। और ऐसा होता है कि सीट तो होती नहीं है खाली, लेकिन जो उनके सत्ता पक्ष के जो विधायक होते हैं वो एक सीट को छोड़ देंगे और उस सीट पर वो व्यक्ति चुन लिया जाता है। तो बिना संसद का सदस्य होते हुए भी व्यक्ति कितने दिन तक पीएम रह सकता है? कितने दिन तक रह सकता है? 6 महीने। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद करना है। अब भारत में देखो संसदात्मक शासन व्यवस्था है। अब एक प्रश्न आपको याद रखना है, वो मैं आपको जल्दी देती हूँ। यदि पीएम त्यागपत्र दे दे, यदि पीएम त्यागपत्र दे दे तो सारी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। यदि पीएम के द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाए तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी, क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में एक साथ ही डूबते हैं और एक साथ ही तैरते हैं। तो यदि प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है तो मंत्रिपरिषद का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो भंग हो जाएगी। उस स्थिति में नए चुनाव करवाने आवश्यक है। आगे देखो, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो क्या होगा? यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो लोकसभा भंग होगी। किसी मंत्री के विरुद्ध भी यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो भी लोकसभा भंग होगी। प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो जाए, प्रधानमंत्री जी त्यागपत्र दे दे, ऐसी सब स्थितियों में चुनाव दोबारा से होंगे और उस लोकसभा को भंग हुआ मान लिया जाता है। लेकिन याद रखना, ये अविश्वास प्रस्ताव वाली बात थी। अब अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा
है कि यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है। यदि कोई मंत्री त्यागपत्र दे दे, यदि कोई सांसद या मंत्री त्यागपत्र दे दे तो इससे लोकसभा के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस व्यक्ति को हट जाएगा वो और उसकी जगह नया सदस्य चुन लिया जाएगा। लेकिन पीएम त्यागपत्र दे दे, पीएम की मृत्यु हो जाए या किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब स्क्रीनशॉट ले लो आप। कुछ और प्रश्न है प्रधानमंत्री के बारे में, मैं आपको और बता देती हूँ। आगे देखिए 74, 75 अनुच्छेद हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आगे मैं बताती हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य जो पीएम और मंत्रिपरिषद से हमारे संबंधित है। वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। देखिए आगे हम पढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार है वो हमने पढ़ लिया है। आगे मैं आपको बताती हूँ मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता पीएम। मंत्रिपरिषद की जो बैठक है उनकी अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है, पीएम। और पीएम से तात्पर्य यहाँ पर हमारा क्या है, प्रधानमंत्री। उसके बाद देखो अनुच्छेद 75(2) में ये लिखा है, 75 तक हमने पढ़ा था। अनुच्छेद 75(2) में ये लिखा है कि जो मंत्री होते हैं, बड़ा क्रिया आएगा, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य। भाई मंत्रियों की नियुक्ति किसने की थी, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ने। तो 75(2) में ये लिखा हुआ है कि जो मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। उसके बाद देखो अनुच्छेद 72, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, ये 75 आना चाहिए था, बोलने में 75 बोल रही थी लेकिन यहाँ मैंने 72 लिख दिया था। अनुच्छेद 75(3), अनुच्छेद 75(3) अगला अनुच्छेद 75(3) में ये लिखा है, वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो ये लोकसभा की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ये पर्सन भी हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। देखो 75 में तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, 75(2) में है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, और 75(3) में क्या लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। और यदि इसी पर्सन को ऐसे घुमा दिया जाए, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी पूछ लिया जाए, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी, तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा, सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति, और सभी मंत्री जो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, जिसने उसकी नियुक्ति की है, अर्थात राष्ट्रपति के प्रति। ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट हमारा। ये की बात राज्यों में भी होती है कि राज्यों के जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, राज्यपाल। और केंद्र वाला सामूहिक रूप से लोकसभा और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। उसके बाद देखिए आप मंत्रियों के प्रकार वगैरह में आपने पढ़ी लिए। अगला एक प्रश्न है, मैं आपको ऊपर लिख देती हूँ। अनुच्छेद 78 में लिखा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट लगा लेना इसको। अनुच्छेद 78 में लिखा है कि जो पीएम होता है, पीएम राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य, पीएम राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी के रूप में काम करता है, कड़ी के रूप में कार्य करता है। यानी मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए जो कार्यों की
पर आता है? राष्ट्रपति को, क्योंकि ये सभी राष्ट्रपति के नाम से अपने यहाँ शासन व्यवस्था चलाई जाती है, लेकिन वास्तविक रूप से जो शासन व्यवस्था चलाई जाती है वो पीएम और मंत्रिपरिषद के द्वारा चलाई जाती है। तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखो, इधर लिख देती हूँ आपको, पीएम किसी मंत्री को त्यागपत्र देने, किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या बर्खास्त करने के लिए, या बर्खास्त करने के लिए किसको कहेगा? राष्ट्रपति को कह सकता है या उसे सलाह दे सकता है कि कोई भी मंत्री है यदि वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए वो कहेगा। और किसको सिफारिश करेगा? राष्ट्रपति को, या उसको हटाने की जो सिफारिश है वो राष्ट्रपति के पास कर सकता है। कौन करेगा? ये प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट लो आप इसका, फिर आगे प्रधानमंत्री के बारे में जो और तथ्य है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। आगे देखते हैं हम इसमें प्रधानमंत्री वालों की चर्चा करते हैं यहाँ पर। इससे संबंधित है वो कुल 3-4 अनुच्छेद है, 74, 75 और 78। आगे और अनुच्छेदों में इनसे संबंधित और कोई इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है तो आप इनको ही कंटेस्ट कर लेना। 74 में है, 75 में अपने 75, 75(2) और 75(3) थे, 77 में वो कड़ी के रूप में काम कर रहा है वो। आगे देखो, अब बात करते हैं कौन प्रधानमंत्री कब कब क्या बना है। प्रथम प्रधानमंत्री, क्योंकि जब तक जो बने हुए प्रधानमंत्री थे उनकी चर्चा मैं वीडियो में कर चुकी हूँ, उन सब चीजों को अपने यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनमें सबसे लंबा कार्यकाल अभी जवाहरलाल नेहरू का ही रहा। प्रथम महिला पीएम 2 बार बनी थी, एक ही महिला, इंदिरा गांधी। प्रथम महिला पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। और जब वो पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी थी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। उसके बाद वर्तमान पीएम पता है ये आपको, नरेंद्र मोदी। शॉर्ट में लिख रही हूं मैं आपको। वह पीएम जिसने लोकसभा का सामना नहीं किया, जिसने लोकसभा का सामना नहीं किया। कौन थे? चरण सिंह। ऐसे प्रधानमंत्री जिसने लोकसभा का सामना नहीं किया था उसका क्या नाम था? चरण सिंह। और जिसने विश्वास मत प्राप्त नहीं किया उसका क्या नाम था? यानी ये लोकसभा की बैठक में गया ही नहीं, यही मतलब है कि वो लोकसभा की बैठक में नहीं गया, लोकसभा का सामना नहीं किया। अगला प्रश्न, वह पीएम जिसने विश्वास मत प्राप्त नहीं किया, जिसने विश्वास मत नहीं प्राप्त किया। वीपी सिंह। क्या नाम है उसका? वीपी सिंह। पूरा नाम पता ही होगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसने विश्वास मत ही प्राप्त नहीं किया था। सबसे कम कार्यकाल, सबसे ज्यादा कार्यकाल का तो मैंने बता ही दिया। सबसे कम कार्यकाल है वो अटल जी का रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी। 13 दिन तक इसने काम किया था, मात्र 13 दिन। अटल जी ने 2-3 बार अपने प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। उसके बाद देखो, उदारीकरण का प्रारंभ किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। उदारीकरण का प्रारंभ अरे मनमोहन सिंह के द्वारा तो किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं हम। उदारीकरण का जो प्रारंभ हुआ था 1991 में हुआ था। और 1991 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिंह राव थे। और
ध्यान करो इसको। 1991 में किसकी सरकार थी? एक मिनट सर, हाँ पीवी नरसिंह राव थे। पीवी नरसिंह राव। इसके समय में उदारीकरण का भारत प्रारंभ हुआ था। और उदारीकरण का जनक है कौन? किसने प्रारंभ किया था? प्रारंभ करता है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, क्योंकि पीवी नरसिंह राव सरकार में 1993 में ये वित्त मंत्री था और फिर इसके द्वारा उदारीकरण है 1993 में प्रारंभ किया गया था। 1993 में ध्यान रखना है आपको। पीवी नरसिंह राव की सरकार थी और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? वो मनमोहन सिंह के द्वारा। उसके बाद देखो, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? यहां लिख देती हूँ। कैबिनेट मंत्रियों में लंबा कार्यकाल जगजीवन राम। किसका था? जगजीवन राम, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार, ये उसके पिताजी थे। 32 वर्ष था जगजीवन राम का जो कार्यकाल था। वो कितना था? 32 साल या 32 वर्ष। ये प्रश्न भी हमारे एग्जाम में है, वो कई बार पूछा गया है। एक चीज और आपको यहाँ याद रखनी है, जो मंत्रिमंडल वगैरह जो अपन पढ़ रहे थे, इसमें मंत्रालयों को जो वित्तीय सहायता जो उपलब्ध कराई जाती है, वित्तीय रुपए पैसे जो उपलब्ध कराए जाते हैं, ये किसके द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं? ये मंत्रिमंडलीय सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे या वित्त मंत्रालय के द्वारा? मंत्रिमंडल के कार्यों के लिए जो उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, वो मंत्रिमंडलीय सचिवालय द्वारा नहीं अपितु वित्त मंत्रालय के द्वारा उपस्थित कराई जाती है। तो मैंने आपको इस वीडियो में अपने जो प्रधानमंत्री थे, इन प्रधानमंत्री पद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य थे वो पढ़ाए हैं, और अब तक जो व्यक्ति प्रधानमंत्री रहे हैं इनके बारे में हम एक टॉपिक के माध्यम से हम पढ़ चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।